हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है इंडेक्स नंबर। इसके अपन एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन इन कैलकुलेटिंग इंडाइसिस इज। कहता है कि जब आप इंडेक्सेशन करने जाते हो, इंडेक्स की कैलकुलेशन करने जाते हो, इंडाइसिस भी बोलते हैं, तो कौन सा मीन सबसे अच्छा रहेगा? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन? तो इसका आंसर है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा माना जाता है। सपोज कीजिए एक वस्तु पहले 40 रुपए की थी, अब 48 रुपए की है, तो आप उसका प्राइस रिलेटिव निकालेंगे तो 120 आएगा। कोई वस्तु पहले 50 रुपए की थी, अब 55 रुपए की है, तो उसका प्राइस रिलेटिव 110 आएगा। कोई चीज़ पहले 400 की थी, अभी 460 की है, तो उसका प्राइस रिलेटिव 115 आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हम 120, 110, 115 ये जो प्राइस रिलेटिव्स हैं इनकी जोड़ कर लेते हैं, तो ये आता है लाइक 345, और डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं तो ये आता है 115। ये मैंने अभी जो इंडेक्स नंबर निकाला, वो मैंने निकाला है अर्थमेटिक मीन के बेसिस पे। आपने जब क्वेश्चन किए होंगे तो भी आपने ऐसे ही किया होगा, लेकिन ये बेस्ट मेज़र नहीं है। अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालना था तो अच्छा ये रहता कि आप 120, 110 और 115 का ज्योमेट्रिक मीन निकालते, तो आपको फार बेटर रिजल्ट मिलते मैथमेटिकली। तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा मीन माना जाता है। वेल, इंडेक्स इज अ साइन पोस्ट एंड गाइड पोस्ट ऑन द पाथ ऑफ बिजनेस। वेल, जब आप बिजनेस करते हैं तो एक ऑथर ने कहा है कि सूचकांक व्यवसाय के पथ पे संकेत चिन्ह है, निर्देश स्तंभ है, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ऐसे जाइए। तो किसने कहा? ब्लेयर ने, मार्शल ने, एडवन फिशर ने या लेस्पियर ने? ये बात ब्लेयर ने कही है। तो ये होते हैं प्योर थ्योरी क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें आपको इसको याद ही करना है कि ये कथन किसका है? साइन पोस्ट, गाइड पोस्ट, सेट बाय ब्लेयर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज, वेल, थर्ड क्वेश्चन है, लेस्पियर फॉर्मूला फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स इज। लेस्पियर का फॉर्मूला ए सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 ये है। सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू 100 है। सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1 ये है। वेल, मैं देख पा रहा हूँ कि ए फॉर्मूला और सी फॉर्मूला तो एक जैसा है। वैसे अगर कोई कहता है कि क्वेश्चन थ्योरी का है तो मैं कहूँगा नहीं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल का है, जहाँ लेस्पियर ने इंडेक्स बनाने के लिए कहा कि एक तो आप नई कीमत रखो ऊपर, पुरानी कीमत रखो नीचे, लेकिन जो क्वांटिटी रखो वो बेस ईयर की क्वांटिटी को रखो। तो उन्होंने Q0 सजेस्ट किया था। लेस्पियर का फॉर्मूला ये होता है। तो लेस्पियर आधारित है बेस क्वांटिटी पे। जब भी P1 और P0, यहाँ पे आपको प्राइजेस में चेंज दिखाई दे रहा है ना, इसको देख के आप समझ जाना कि ये प्राइस इंडेक्स है, क्योंकि प्राइस में बदलाव हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में बदलाव नहीं हो रहा। क्वांटिटी जैसे फॉर्मूला ये भी होता है वैसे, सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1। अगेन ये भी प्राइस इंडेक्स है, लेकिन इसके बाद इस बार इन्होंने न्यू क्वांटिटी को लिया है और इसमें इन्होंने ओल्ड क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी को लिया है। तो लेस्पियर ने ये वाला फॉर्मूला सजेस्ट किया था। पहला गलत है, पहले में न्यू क्वांटिटी लिखी हुई है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है सर, लेस्पियर का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 इंटू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100 डैश डैश इज द फादर ऑफ गिवन फार्मूला। ये फार्मूला किसने दिया है? मार्शल एजवर्थ ने, पाशे ने, कैली ने या इरविन फिशर ने? सूत्र जो दिया हुआ है, हिंदी में इस क्वेश्चन को पूछा है कि इस सूत्र के जन्मदाता कौन है? तो वेल, यहाँ पे आप देखिए, ये जो साइड है ये लेस्पियर का फॉर्मूला है, ये वाला जो है वो पाशे है। और अगर लेस्पियर और पाशे का इस तरह से इंटू करके रूट निकाला जाता है तो यानी उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, लेस्पियर और पाशे का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो फॉर्मूला फिशर ने दिया था। यस, इरविन फिशर के द्वारा ये सूत्र दिया गया है, जिसे सबसे अच्छा फॉर्मूला माना जाता है इंडेक्स का। हालांकि इसमें कमी है, मैं इस पे आगे बात करूंगा, लेकिन इंडेक्स कैलकुलेशन में सबसे सुपर डुपर फॉर्मूला माना जाता है
इरविन फिशर का, और ये फॉर्मूला है। किसे याद कैसे करेंगे? देखिए, नया प्राइस ऊपर, बेस प्राइस नीचे, ठीक है। और एक बार आपको ओल्ड क्वांटिटी के साथ लिखना है, दूसरी बार आपको वापस से नई पुरानी कीमत लिखनी है, और अब के बार आपको न्यू क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो लेस्पियर और पाशे का ज्योमेट्री मीन विल बी इक्वल टू इरविन फिशर फॉर्मूला। नेक्स्ट question says index is dash dash of price relative of various commodities, the mean, the percentage, the correlation, the total। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स प्राइस रिलेटिव का क्या है? अगर मैं पहला क्वेश्चन दोहराऊं तो मैंने वहां देखा था कि वीट 40 to 48 हो गया, और उसका जो प्राइस रिलेटिव है जिसे आर से डिनोट करते हैं वो 120 है। मैंने अगर देखा कि मिल्क 50 to 55 हो गया तो मैंने पाया कि उसका रिलेटिव 110 है, प्राइस रिलेटिव 110 है। उसके बाद मैंने क्लोथिंग देखी थी, क्लोथिंग लाइक मान लीजिए 600 से 660 हो गई या 690 हो गई मान लीजिए, तो क्लोथिंग 115 है, ठीक है, ये उसका रिलेटिव है। अब आप क्या करते हैं? अब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए करते हैं सिग्मा आर अपॉन एन। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं? आप प्राइस रिलेटिव का औसत निकाल रहे हैं, क्योंकि एक वस्तु 20% बढ़ी, दूसरी वस्तु 10% बढ़ी, तीसरी वस्तु 15% बढ़ी, तो ओवरऑल ओवरऑल कितनी महंगाई बढ़ी? तो निकालना तो ज्योमेट्रिक मीन से चाहिए, लेकिन अगर अपन गणितीय माध्य से भी देते हैं तो मीन से निकाल सकते हैं, परसेंटेज के बेसिस पे नहीं, कोरिलेशन से नहीं, टोटल से नहीं। यानी अगर इसका टोटल अपन करें और वो 345 आए तो इंडेक्स नंबर 345 नहीं है, 345 डिवाइडेड बाय 3, ये है आपका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर इज द मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, कमोडिटीज यानी वस्तुएं जिनको आप यूज करते हैं। 6th क्वेश्चन, फिशर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई। हमने माना है कि इरविन फिशर का जो सूत्र है, फिशर्स फॉर्मूला इज द आइडियल फॉर्मूला, उसको अपन आदर्श सूत्र कहते हैं। कहते हैं कि उसने 134 फॉर्मूलेज को स्टडी करने के बाद अपना फॉर्मूला दिया। मान सकते हैं, एक बार आदमी महान हो जाता है तो फिर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। खैर, फिशर फॉर्मूला फिर भी जो आदर्श सूत्र है वो किसको पूरा नहीं करता? क्या वो यूनिट टेस्ट को पूरा नहीं करता? जो यूनिट टेस्ट को पूरा करता है। क्या वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को पूरा नहीं करता? करता है। मैं इसके बारे में अभी एक एक पे बात करूंगा कि ये सारे टेस्टेस क्या होते हैं, इस एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो सर्कुलर टेस्ट को, वो चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता। P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल टू 1 अगर आ जाए, यानी अगर पहला इंडेक्स नंबर, दूसरा इंडेक्स नंबर, तीसरा इंडेक्स नंबर अगर इनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए तो हम मानते हैं कि हमारा सर्कुलर टेस्ट पूरा हुआ। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए 2023, 2024, 2025, तो अगर 2023 को आधार मानकर 2024 का इंडेक्स बनाया जाए, फिर 2024 को आधार मानकर 2025 का इंडेक्स नंबर बनाया जाए, और फिर 2025 को आधार मानकर 2023 का इंडेक्स बनाया जाए, और उसका गुणा अगर 1 आए, अगर आ जाए, तीन इंडेक्सेस के रिजल्ट इनटू मल्टीप्लाई 1 कर आ जाए, तो फिर मानते हैं कि सर्कुलर टेस्ट पूरा हुआ, चक्रीय परीक्षण पूरा हुआ। लेकिन फिशर का फॉर्मूला ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। वेल नेक्स्ट, ये सर्कुलर टेस्ट का रिजल्ट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। वेल आगे बात कर लेते हैं। आगे कहता है 1 वर्कर्स वेजेस ऑफ 300 रुपी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 110। वेल ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 100 है, ठीक है। एक श्रमिक की मजदूरी 300 रुपये है तथा जीवन निर्वाह सूचकांक 100 रुपये है। 2 वर्ष पश्चात यदि जीवन निर्वाह सूचकांक 180 हो जाए तो श्रमिक की मजदूरी कितनी होनी चाहिए? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। और जो महंगाई भत्ता मिलता है, जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। प्राइवेट कंपनीज में भी टाइम टू टाइम सैलरी बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो महंगाई भत्ते डीए बोलते हैं, डीए के बेसिस पे बढ़ती है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। सपोज करो 2024 में इंडेक्स देखा गया, मान लेते हैं वो 100 है, और उस समय हमने देखा कि लेबर 300 रुपये कमा रहे हैं। उसके बाद 2026 का इंडेक्स कैलकुलेट किया गया वस्तुओं की कीमतों के आधार पे। जो भी कंज्यूमर वस्तुएं कंज्यूम करते हैं उसके आधार पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया गया और वो 180 आया।
पहली तो एक बुनियादी बात समझ लो, इस 180 का मतलब ये होता है, जो ऊपर का 100 का ऊपर वाला पार्ट होता है वो होती है महंगाई। तो 80% वस्तुएं महंगी हो गई। इतनी तेजी से महंगी होती नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये हमने देखा कि 2 साल के बाद वस्तुएं 80% महंगी हो गई। तो यहाँ से सिंपल लॉजिक है, 300 इंटू 80% यानी 240 रुपये। 300 तो आपको पहले ही मिल रहे थे, यहाँ लिख लेते हैं 300 का 80% 240 रुपये। तो अब आपको 540 रुपये मिलना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हो, 300 है आपकी बेसिक वेजेस, और अब इंडेक्स नंबर 180 हो गया है, तो 180 बटा 100 करो, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे कि अब आपको 540 रुपये मिलने चाहिए। अब ये क्वेश्चन घुमावदार है, देखो, अगर वो आपसे पूछे कि मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए तो आप बोलेंगे 540 रुपये मिलनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछे कि बेसिक मजदूरी के अलावा महंगाई भत्ता कितना मिलना चाहिए तो आप बोलेंगे कि महंगाई भत्ता 240 रुपये मिलना चाहिए। तो कभी तो वो एक्स्ट्रा पूछता है कि एक्स्ट्रा या ऊपर से कितना मिलना चाहिए, और कभी वो पूछता है कि ओवरऑल कितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जीवन निर्वाह सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 180 है। इसका सिंपल, अगर अगर मैं चौथी पांचवी क्लास में होता तो मैं ये बोलता कि पहले वस्तुएं 100 रुपये थी, तब मेरी मजदूरी 300 रुपये थी। पहले वस्तुओं की कीमतें 100 रुपये थी तो मेरी मजदूरी 300 रुपये थी। अगर ये एक है तो 300/100। और अब अगर वस्तुओं की कीमतें, ओवरऑल कीमतें 180 हो गई हैं, तो माय वेजेस, माय सैलरी शुड बी 540। कैसे भी समझ लीजिए, बात यही है। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी छोटी बात बता दूं, आप जब ये देखते हैं वीडियो तो साइड में यहाँ पे कुछ ये दिखते हैं, ये वो कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमने छोटे छोटे 25 कोर्सेज, या कह लीजिए 25 क्वेश्चन बैंक या वीडियो कोर्सेज हमने क्रिएट कर दिए हैं। और अगर आप बहुत साल बाद देख रहे हैं, अगर आप 2024 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब तक हमने 25 छोटे छोटे कोर्सेज क्रिएट कर दिए हैं हर तरह के, और बहुत ही यूज़फुल। मैं तो कह ही सकता हूँ, आप कितना मानते हैं वो तो पता लगेगा आपको जब आप लेंगे। वेल, लेकिन अगर आप बहुत पीछे के वर्षों में देख रहे हैं तो और हमने बहुत सारे कोर्सेज बना दिए हैं। कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐप पे मिलेंगे। हमारा ऐप है कॉमर्स पॉइंट ऐप। ठीक है, ये जो मेरी टी शर्ट पे आप लोगो देख रहे हैं, ये टी शर्ट मैं पहनता ही इसलिए हूँ कि आपको, क्योंकि इस नाम के बहुत सारे ऐप होंगे, तो आप इस लोगो को देख लें तो फिर समझ जाएंगे क्या है, कौन सा ऐप है। और इसमें हर बैनर या फ्लेयर पे मेरी फ़ोटो होती है, या मैं यहाँ साइड में बैठा रहता हूँ, इसलिए कि आप पहचानने में आसानी रहे। व्हाट्सअप नंबर भी है, कन्फ्यूज़न है तो बहुत हुआ। द बेसिस ऑफ फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट इज़, वेल, पहले मैं आपको बता दूँ है क्या। जैसे मान लो ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने प्राइस इंडेक्स निकाला। मान लीजिए वो प्राइस इंडेक्स आया 125, मान लेते हैं। और इन्हीं भाई साहब ने फिर निकाला क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, वो क्वांटिटी इंडेक्स आया मान लीजिए 120। इसका क्या मतलब होता है? इसका पहला मतलब होता है कि वस्तुएं 25% महंगी हो गई हैं। वस्तुएं 25% महंगी हो गई हैं। और यह क्या बताता है कि इनका जो खपत है, खपत मतलब कंजम्पशन है, वो 20% बढ़ गया है। तो मैं बताऊं, इस परिवार पे दोहरी मार पड़ेगी। मान लो, वैसे ठीक है, आपको कैसा भी लग सकता है, लेकिन मान लो एक परिवार में पहले 5 सदस्य थे, और यहाँ पे जब छठा सदस्य पैदा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन बढ़ेगा। नया बाबू, नया बेबी आएगा तो कुछ खाएगा पिएगा, बाद में कमा के भी देगा। 20-25 साल तो अभी तो इनके लिए कंजम्पशन बढ़ गया। अच्छा, मान लीजिए कि महंगाई एक तरफ बढ़ी जा रही है ना, महंगाई बढ़े जा रही है, तो महंगाई बढ़ गई 25%। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस परिवार का बजट साइज कितना बढ़ जाएगा। इनके ऊपर डुअल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तो वस्तुएं महंगी हो रही हैं तो वो तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। दूसरा इनका क्या है, क्वांटिटी कंजम्पशन यानी बढ़ गया ना, तो इसलिए डुअल इम्पैक्ट आएगा। तो 125 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 100, तो इस पर पता लगेगा इस परिवार पे कितना बोझ आएगा। तो आप देखेंगे 125 और 125 और 25, 150। वेल, इस परिवार का जो बजट है वो 50% बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप चौंकेंगे। अगर ये परिवार पहले 10,000 रुपये में चलता था, तो उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 15,000 रुपये अब इस परिवार को कमाना पड़ेगा। जनरली इंडिया में इतनी जल्दी सैलरी नहीं बढ़ती, तो इसीलिए परिवार बढ़ाने से पहले आपको बहुत सोच लेना चाहिए। अगर आप वही लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हो तो ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा संतान के पक्ष में या विरोध में बोल रहा हूँ, मैं तो एक
मैथ्स बता रहा हूँ कि देखो हमेशा क्या होता है लाइफ में, कोशिश कीजिए कि आपका डिसीजन हो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। केवल अपने को कोई भी काम इसलिए नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि कोई अपना कह रहा है, क्योंकि वो हो सकता है कह रहा हो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से। तो हम उस चीज़ को सुन लें, फिर कैलकुलेट करें। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबका करो मन का, लेकिन मन का करने में मतलब होता है कि एक कैलकुलेट करके आप डिसीजन लें। बहुत रामायण हुआ। प्राइस इंडेक्स को अपन डिनोट करते हैं P01 से, ठीक है, और क्वांटिटी इंडेक्स को अपन डिनोट करते हैं Q01 से। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएं तो इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए, ठीक है। प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स विल बी रिजल्ट टू वैल्यू इंडेक्स। आई रिपीट, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स रिजल्टेंट विल बी वैल्यू इंडेक्स। ये जो होता है ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में साबित होना चाहिए। यानी जब फैक्टर्स को रिवर्स कर दिया जाए, तो ये रिजल्ट निकल के आना चाहिए। तो पहले में तो इन्होंने इन्होंने जो ये जो किया है ना, P01 मल्टीप्लाई P10, ये आपका TRT है सर। TRT टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में दिस विल इक्वल टू 1 होता है, लेकिन पूछा कुछ और था। P01 इंटू Q01, यस दिस इज FRT, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। P10 इंटू Q01 ये भगवान ही जाने क्या है, और P01 इंटू Q10 भी पता नहीं कौन है। तो ये जो है ना आपका सेकंड वाला, दिस इज आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसमें इन्होंने, अच्छा गौर कीजिए, इन्होंने गलती से C दे दिया है आंसर। नो 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 नो, आंसर विल बी B। P01 मल्टीप्लाई Q01, आई एम डैम श्योर ये इसका आंसर B है, तो प्लीज़ आंसर इसका B पढ़िएगा। B इज़ द करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200-200 या 300-300 MCQ भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 MCQ दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 MCQ हैं, टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे MCQ हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे, ऐसा होगा नहीं पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, PPT में आपको सही मिलेगा, जो आपको PDF वगैरह मिलती है जब भी आप हमें कहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि ना वीडियो के नीचे अपलोड कर दें, बाय द वे हम भूल जाएं, या कई बार क्या होता है लिंक दे देते हैं बाद में वो अपलोड नहीं हो जाती। एक लिमिट के बाद लिंक कभी कभी एक्सपायर भी हो जाता है, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपको इसका PDF भेज देंगे। हाउ विल वेट्स टू बी गिवन टू फाइंड द इंडेक्स थ्रू द फैमिली बजट मेथड। अगेन आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन थ्योरी का है, तो मैं आर्ग्यू करूँगा नहीं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल से निकला है। देखो पहली बात क्या है, बात चल रही है फैमिली बजट मेथड की। तो ये फैमिली बजट मेथड क्या है, पारिवारिक बजट विधि क्या है, ये इंडेक्स नंबर बनाने का एक तरीका है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे वो लिखा जाता है, अभी आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो वो लिखा जाता है, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, ऐसे कर लेते, इसको ऐसे कर लेते हैं, वापस बात कर लेते हैं। पहले प्राइजेस क्या थे, पहले प्राइजेस है मान लीजिए 2, 4 और 8, और अभी प्राइजेस क्या हैं
अभी प्राइजेज है मान लीजिए 3, 5 और 10, ठीक है। और लास्ट ईयर में आप क्या क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, मान लीजिए जो भी आप क्वांटिटी कंज्यूम करते थे, ये वस्तुएं हो सकती हैं, इन वस्तुओं का नाम है ए बी सी। तो मैं आपको एक मोटी बात बताता हूँ। पहले तो आप देखो कीमतें महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, वस्तुओं का भाव बढ़ रहा है, तो इसका इंडेक्स नंबर 100 से ज़्यादा आएगा। अगर वस्तुएं महंगी होंगी तो पहली बात है जो बहुत नेचुरल है वो है कि इंडेक्स का मान 100 से ऊपर आएगा। अब कितना आएगा मैं बताऊँ आपको, पर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इसको समझेंगे ना तो आप देखेंगे कि 2 से 3 होना मतलब 50% महंगा होना, 4 से 5 होना मतलब 25% महंगा होना, 8 से 10 होना मतलब 25% महंगा होना। तो वस्तुएं कम से कम 25% महंगी हुई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50% महंगी हुई हैं, ठीक है। तो आपका ओवरऑल आंसर 25 और 50 के बीच में रेंज करेगा, यानी आपका आंसर 100 से 150 के बीच में रेंज करेगा, ठीक है। अब इसमें किस वस्तु का आपके ऊपर कितना भार है, जैसे आपके लिए ए भारी वस्तु है या बी भारी है या सी भारी है, यानी एक मध्यम परिवार के लिए आटा महंगा होना मायने रखता है या गोल्ड महंगा होना मायने रखता है, तो मैं कहूँगा आटा महंगा होना मायने रखता है, क्योंकि आटा तो वो रोज़ खाता है। पेट्रोल, गोल्ड का भाव 1,000 रुपये ऊपर पड़ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल का दाम 2 रुपये बढ़ जाए आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल का भार आपके ऊपर ज़्यादा है। दिस इज भार। तो भार कैसे निकालते हैं मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो कि भार P0 मल्टीप्लाई Q0 करके करते हैं। पुरानी क्वांटिटी और पुराने प्राइस को मल्टीप्लाई करके पता लग जाता है कि किस वस्तु का आपकी जो बास्केट है, आपकी टोकरी है, उसमें भार कितना है। 2 × 50 100, 4 × 60 240 और 8 × 80 640। तो ये है आपका भार। तो मैं बस ये बताने लग रहा हूँ। इसके बाद कैलकुलेशन कैसी होती है इसके लिए हमने प्रैक्टिकल के वीडियोस बना रखे हैं, ऐप के अंदर सारे अवेलेबल हैं। बट हम तो एक मोटे तौर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि भार कैसे निकालते हैं। तो हम P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करके भार निकालते हैं, तो C विल बी द आंसर, P0 मल्टीप्लाई Q0, ठीक है। नेक्स्ट, यूज्ड एज वेट इन लेस्पियर इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था जब मैं शुरू के क्वेश्चन समझा रहा था। लेस्पियर के इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप देखिए लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है। इंडेक्स बनाने का फॉर्मूला है जो लेस्पियर ने दिया है, P1/P0, नई कीमत बटाओ पुरानी कीमत। इसे आप Q0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सिग्मा निकालेंगे, ठीक है, और फिर इंटू 100 कर देंगे इंडेक्स में डिनोट करने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये दिया था लेस्पियर ने। तो आई एम सिंपली सेइंग दैट कि लेस्पियर बेस क्वांटिटी का प्रयोग करता है। इसने कहा करंट ईयर क्वांटिटी का प्रयोग करता है, नहीं। क्या बेस ईयर क्वांटिटी का प्रयोग करता है, हाँ। क्या दोनों वर्ष की क्वांटिटी का प्रयोग करता है, ये बात फिशर के लिए सही है। फिशर के सूत्र में आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा दोनों का प्रयोग होता है। और क्या उनका एवरेज यूज़ करता है, नहीं। तो आपको इसका आंसर बी देना है कि लेस्पियर अपने इंडेक्स की कैलकुलेशन में बेस ईयर क्वांटिटी, आधार वर्ष मात्रा, पुरानी मात्रा पे जोर देता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान। फिशर्स आइडियल फॉर्मूला इज अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशे। ये कह रहा है कि अगर लेस्पियर और पाशे का अर्थमेटिक मीन यानी सिंपल मीन लिया जाए तो आपका फिशर का इंडेक्स नंबर आएगा। मैं कहूँगा गलत। इससे ये जो फॉर्मूला दिया था ये दिया था डॉर्बिश एंड बाउले ने। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अपन इतनी बार फिशर सुन लेते हैं तो अपने दिमाग में बन जाता है कोई यही फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूले के अलावा भी 6-7 ऑथर्स हैं, जैसे लेस्पियर, पाशे, फिशर, वॉल्श, कैली, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिश बाउले। ये 7 फॉर्मूले तो आपको याद करके ही करके जाने हैं, ठीक है। तो लेस्पियर और पाशे का अर्थमेटिक मीनिंग निकालोगे, दिस विल लीड टू डॉर्बिश बाउले, ठीक है। बाउले नाम है, बावला था नहीं। उसका फॉर्मूला है मीडियन। लेस्पियर और पाशे के सूत्र की मीडियन निकाली जाए, मिडिल वैल्यू निकाली जाए, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाली जाए, ये भी गलत है। ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए, बिल्कुल सही है। लेस्पियर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए तो आपका फिशर का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आसान क्वेश्चनों में से है बट पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ लेस्पियर इंडेक्स इज 1:1 एंड पाशेस इंडेक्स इज 144 देन द फिशर इंडेक्स विल बी। तो ये पुराने वाले क्वेश्चन के बेस पे अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो। फिशर का इंडेक्स आपको बनाना है तो हम बार बार कह चुके, लेस्पियर और पाशे का ज्योमेट्री में निकालो। अब आप देखो लेस्पियर है 1:1 और पाशे है 144। तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। ऑल्टरनेटिवली इसका तरीका क्या होता है कि 1:1 का आप सेपरेट रूट सॉल्व कर लो
और 144 का आप सेपरेट रूल सॉल्व कर दो तो भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर मतलब यूँ से कह लो कि कैलकुलेटर अलाउ है एग्जाम में, कई एग्जाम्स में अलाउ होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आए उसका रूट निकाल दो। ठीक है, रूट फंक्शन होता है ये और अलाउड भी होता है। और नहीं तो एक आसान तरीका ये है कि 121 अगर हो रहा है तो 121 का निकाल लो, फिर 144 का निकाल लो, यानी अलग अलग निकाल दो दोनों के, और फिर आपका आंसर अल्टीमेटली हो गया 132। ठीक है, तो 132 इज़ द आंसर। इसमें ये हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अम, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका मतलब ये है कि जो आपको लिस्ट 1 दे रखी है उसकी आइटम को मैच करना है लिस्ट 2 से, और फिर सही कोड का सिलेक्शन करना है। पहला है सूचकांक इंडेक्स नंबर। खुद मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा था मैंने गलती कर दी। जैसे मैंने देखा सूचकांक और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया जाके 4 के साथ। तो मैं कहूँगा कि आप इतनी हड़बड़ी से बचिए, जैसे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ आप गड़बड़ ना कीजिए। किस इसमें गड़बड़ क्या है, इंडेक्स नंबर 100 ही तो होता है। आप सारे सुन लीजिए। इंडेक्स नंबर, फिर है बेस ईयर, फिर है इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, और चौथा है फैमिली इनकम एक्सपेंस मेथड। ये कुछ दे रखे हैं। तो अब ये जो पढ़िए, सी पढ़िए कि इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, तो हाँ ये होता है कि हम जो जिसको भी हम अपना आधार चुनते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें, जिसको भी हम अपना बेस ईयर मानते हैं उसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 100 हो जाता है। समझा देता हूँ क्या, जैसे 2022, 2023 और 2024 और 2025। ठीक है, आपको यहाँ पे वीट के प्राइजेस दे रखे हैं कि वीट पहले 40 था, फिर 42 हो गया, फिर 44 हो गया, फिर 50 हो गया। गेहूं की कीमतें दे रखे हैं। मान लो आपने इसे बेस माना, अगर आपने इसे बेस माना तो इसके सामने इंडेक्स नंबर 100 भरा जाएगा। इसे इंडेक्स नंबर 100 भरा जाएगा। उसके बाद फिर 2023 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 42, और जिसे आपने बेस माना उसे नीचे रख के आप कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर आप 2024 के लिए निकालेंगे तो 44 डिवाइडेड बाय जिसे आपने बेस माना उसको आप निकाल के करेंगे। एक तरह से मैं जो बना रहा हूँ ये फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है। आपको पता होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर की भी नाम की भी चीज़ होती है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेस ईयर होता है उस बेस ईयर का इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 100 माना जाता है, तो ये जाके 100 से कनेक्ट होगा। तो सी है 4 के साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद सूचकांक के साथ आर्थिक बैरोमीटर, जो जैसे वायु में दबाव की मात्रा को मापने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है, तो इंडेक्स नंबर बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितना दबाव है, इकोनॉमी कैसी चल रही है। ठीक है, तो उसको इंडेक्स नंबर रिफ्लेक्ट करता है। ये जो BSE और NSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये और कुछ नहीं है, ये इंडेक्सेस का ही खेल है। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमी बैरोमीटर होता है। तो ए आपका 3 के साथ कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये बात मैं कई बार बोल चुका कि आप देखोगे क्या 2 कनेक्ट होने से आपका सारा बात बन जाती। C4 यहाँ है तो मेरा आंसर वैसे ही मिल गया, यानी मुझे 2 भी आने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे फर्स्ट ही आ गया। अगर मैं श्योर हूँ कि C4 के साथ कनेक्ट होगा तो C4 केवल यही मिल रहा है, तो इसका आंसर बी होने लगेगा। खैर अपन और बातें करते हैं। आधार वर्ष जब आप इंडेक्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जिसे आप अपना आधार वर्ष या बेस ईयर मानते हैं वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। जिस वर्ष में हड़ताल हुई हो, आम, युद्ध हुआ हो, कोविड जैसा पैंडेमिक आया हो, उस ईयर को बेस ईयर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस वर्ष में कीमतें बहुत अनाप शनाप होती है। अकाल, युद्ध, बाढ़, महामारी, इन वर्षों में कीमतें जो होती हैं वो बहुत अस्थिर होती हैं, बहुत ही अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो उस ईयर को कभी भी बेस नहीं लेना चाहिए। बेस ईयर हमेशा एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा पारिवारिक पारिवारिक आय व्यय रीति, ये जो आपका फैमिली इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसको अपन फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये है सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप फैमिली बजट मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, बाकी भी मिला लेते हैं। मैंने इसके बाद सी और ए को पहले मिला लिया था, बी बी के साथ फर्स्ट मिलेगा, और फिर रिमेनिंग C A B के अलावा D बचा, और 4 3 1 के अलावा 2 बचा। तो ठीक है, इस तरह से मेरा पूरा पूरा मैच होता है। यस, आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडुकेसी इज और आर। यहाँ पे कुछ किताबों में कन्फ्यूज़न है। कुछ किताबों में लिखा है टेस्ट ऑफ एडुकेसी 3, लेकिन हाँ, आप याद करके जाइए कि
जो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होते हैं, इंडेक्स नंबर आपने जो निकाले हैं, कितने सही कितने गलत, उसके टेस्ट 4 होते हैं। ठीक है, वो चारों अभी आगे आ जाएंगे। एक आपका होता है यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए वीट है, वीट का पहले प्राइस था मान लीजिए 40 रुपये किलो, और अभी वीट का प्राइस है 44 रुपये किलो। मिल्क, मिल्क पहले आता था मान लीजिए 50 रुपये पर लीटर, और अभी आता है 55 रुपये पर लीटर। क्लोथ, क्लोथ पहले आता था मान लीजिए 200 रुपये पर मीटर, और अब आता है 220 रुपया पर मीटर। तो इसमें जो यूनिट्स हैं वो है केजी, लीटर, मीटर, ये अलग अलग है। लेकिन आपका जो इंडेक्स नंबर आता है, जो इंडेक्स नंबर का आपका रिजल्ट निकल के आएगा, मान लीजिए कि इसका इंडेक्स नंबर का रिजल्ट आपका 135 निकल के आया, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा होता 135 रुपये किलो, या 135 रुपये भी नहीं लिखा जाता। इंडेक्स नंबर परसेंटेज में ऑटोमेटिकली, इवन परसेंटेज का साइन भी नहीं लगाया जाता, वो अंडरस्टूड है। इंडेक्स नंबर में केवल 135 लिखा जाता है, यानी यूनिट फ्री मेजर होता है। इसमें केजी है, लीटर है, मीटर है, यूनिट है, सेंटीमीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट टेस्ट, तो पहला होता है आपका यूनिट टेस्ट। ठीक है, आपका दूसरा होता है TRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट बेसिकली कहता है P01 इंटू P10 डिवाइडेड बाय 1। वॉट इट मीन्स कि अगर अगर हमने 2022 को आधार मानकर 2023 का इंडेक्स बनाया, वापस बोलता हूँ, 2022 को बेस मानकर 2023 का इंडेक्स बनाया, और फिर 2023 को बेस मानकर 2022 का इंडेक्स बनाया, तो वो जो इंडेक्सेस आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, यानी अगर जैसे आप यहाँ से यहाँ गए तो मान लीजिए 125 आया, और जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपका रिजल्ट 80 आया, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए। ये होता है आपका TRT। तीसरा टेस्ट होता है FRT, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, कि अगर प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका वैल्यू इंडेक्स बन जाना चाहिए। आई रिपीट, प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी इंडेक्स विल रिजल्टेंट इन आपका वैल्यू इंडेक्स। अगर ऐसा है तो आपका FRT सेटिस्फाई होता है। और चौथा होता है आपका CT, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट ऐसे कोई हॉस्पिटल के टेस्ट हो रहे हो ऐसा नहीं है, वैसे हॉस्पिटल में भी एक तरह से ये है कि इंसान जैसे ठीक है या नहीं है, तो मान लीजिए उसकी 200 तरह की जांचें होती है। सच्ची में, अरे होती है यार, आजकल खूब लूटते हैं। जैसे इंसान ठीक है या नहीं है तो उसकी मान लो 200 तरह की जांचें होती है, तो इंडेक्स नंबर अच्छा है या नहीं है उसकी 4 तरह की जांचें हैं। तो आप तो सस्ते में छूट गए भाई, 4 जांचें ही हैं। सर्कुलर टेस्ट यूँ पढ़ा जाता है P01 इंटू P12 इंटू P20 अब इक्वल टू 1, ये मैं पहले बता चुका। ठीक है, तो 4 टेस्ट आप याद करके जाइएगा। एक बार मैंने हिंट में भी आपको ये दे रखे हैं नाम, अच्छे से याद करके जाना। टाइम रिवर्सल टेस्ट को बोलते हैं समय उत्क्राम्यता परीक्षण, उत्क्राम्यता उल्टा करना है ना, और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। ठीक है, वेल नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा सूचकांक तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण FRT को संतुष्ट नहीं करता। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, आपका जो फिशर का फॉर्मूला है, ठीक है, फिशर का फॉर्मूला है वो FRT को संतुष्ट सेटिस्फाई करता है। ब्लू टिक, डबल टिक, लेस्पियर नहीं करता, पाशे नहीं करता, डॉर्बिश बाउले भी नहीं करता, तो इनमें से कोई नहीं। डी इसका आंसर होगा, इनमें से कोई भी FRT को सेटिस्फाई नहीं करता। हमारे केवल फिशर महोदय जो हैं वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जैसे जैसे अपन PGT TGT कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी, यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी CA साइड की होती है, CA वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल, आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं,
लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट। अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जैसे आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 16, फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। ये बात सही है। इस सूत्र में गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया जाता है। ये बात भी सही है। यह उत्क्राम्यता परीक्षाएं जैसे समय उत्क्राम्यता परीक्षा और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षा के गुण को पूरा करता है। ये बात भी सही है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप इसका फिशर का फॉर्मूला देखिएगा, P1Q0 डिवाइडेड बाय P0Q0 इंटू P1Q1 डिवाइडेड बाय P0Q1 और बाहर में इंटू 100 होता है। ठीक है, अगर, और ये सिग्मा है, सिग्मा या समेशन बोलते हैं। अगर आप इसमें देखिए तो इसमें एक बार ओल्ड क्वांटिटी को यूज़ किया गया। ठीक है, अगर मैं आपको इससे पहले बताऊं, जो थोड़ी देर पहले आपने फैमिली बजट मेथड देखा था, उसमें मैंने कहा था वेट कैसे बनता है, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो हर तरह से हो रहा है। P0 Q0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, P0 Q1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से P1 Q0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और P1 Q1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इस चारों चीज़ों को देखेंगे तो आपको चारों चीज़ें मिलेंगी। मतलब इसमें वेट्स केवल एक नहीं है, केवल P0 Q0 वेट नहीं है। वेट न्यू क्वांटिटी के बेस पे, न्यू प्राइजेस के बेस पे, न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस हर तरह से है। तो इस तरह से मतलब वेट वेरिएबल है। तो ये सभी तरह के वेरिएबल्स का प्रयोग करता है। इसको अच्छा इसलिए बताते हैं क्योंकि देखिए, अगर जब आप P0 Q0 रखते हैं, अगर इसको आप टेक्निकली समझे तो, और वेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगले वर्ष में भी वो जो बंदा है
वो सेम क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि वस्तुएं अगर महंगी होती है तो वो उसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और अगर वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करना शुरू कर देता है, और फिर इसमें लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस भी लागू होते हैं। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते, लेकिन लेस्पियर की जो मान्यता थी कि जो बंदा पुरानी क्वांटिटी यूज़ करता था आगामी वर्ष में भी वो कीमत चेंज होने के बाद भी वही क्वांटिटी यूज़ करेगा, ये अपने आप में गलत है। ये अपने आप में गलत है। उससे उससे एक हाई इंडेक्स नंबर आता है, आप देखेंगे ये भी अगले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन आपने सभी तरह के वेट्स को यूज़ किया, तो इसलिए फिशर का सूत्र बहुत आदर्श सूत्र है। दूसरी बात है कि अगर इनके बीच में लाइक प्लस साइन होता तो ये डॉर्बिश बाउले फॉर्मूला होता और एक आसान फॉर्मूला होता, लेकिन ठीक है ना, मतलब ये मेन यही फॉर्मूला, लेकिन अगर बीच में प्लस साइन होता, अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड होता, तो वो आसान फॉर्मूला होता। लेकिन हमने क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में आज बात की कि इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा होता है, तो बिल्कुल डेफिनेट ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट होता है। तो ये एक तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकला है, क्योंकि हमने रूट वैल्यू सॉल्व की है ना। और इसके बाद ये आपके टाइम रिवर्सल टेस्ट को और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए भी ये बढ़िया है। ये सारी विशेषताएं होने के कारण फिशर का सूत्र आदर्श सूत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परीक्षण फिशर के आदर्श सूचकांक द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता? तो टीआरटी सेटिस्फाई हो जाता है, एफआरटी सेटिस्फाई हो जाता है, सर्कुलर टेस्ट ये फिशर की एकमात्र कमी या सीमा है कि ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये जो टेस्ट इस तरह से लिखा जाता है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? लेस्पियर का सूचकांक बड़ा होता है फिशर के सूचकांक से, ये बराबर होता है पाशी के सूचकांक से। तो आप इसको यूँ याद कर लीजिए, लेस्पियर का आंसर ज़्यादा आता है फिशर से और फिशर का आंसर ज़्यादा आता है पाशी से। यानी जनरली देखा गया है कि अगर आप फिगर्स को लिख के कैलकुलेट करेंगे तो लेस्पियर का मान फिशर के मान से ज़्यादा होगा और फिशर का मान पाशी के मान से ज़्यादा होगा। तो इसमें आप सोचिए और सी को पसंद कर लीजिए, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्कुलर टेस्ट। तो इसने जान ही खा ली सर्कुलर टेस्ट ने, फिर भी P01 इंटू P10 आ रहा है, गलत है। P12 से शुरू हो रहा है, गलत है। 01 12 20 इक्वल टू 1, यस ये सही है। पूरी बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन दिस इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये आपका सही है। सी अगेन इसका आंसर सी है। तो सी बहुत आ रहे हैं। वेल, इफ़ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी इन अ प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड। यदि एक स्थान पे सभी वस्तुओं का मूल्य आधार वर्ष की तुलना में 1.25 गुना बढ़ जाता है, अब ये लैंग्वेज ध्यान देना, 1.25 गुना बढ़ जाता है, तो अब उस स्थान के मूल्यों का सूचकांक है। तो देखिए, माना पहले 1 था और अगर वो 1.25 गुना बढ़ गया तो वो 2.25 हो गया। 2.25 हो गया मतलब वस्तुओं का मूल्य 2.25 पे पहुंच गया है। देखो, एक तो लैंग्वेज ये होती कि एक स्थान पे सभी वस्तुओं का मूल्य आधार वर्ष की तुलना में 1.25 गुना हो गया है। अगर ये बोलता 1.25 गुना हो गया है तो आपका आंसर 125 आता, लेकिन इसने बोला है क्वेश्चन में कि 1.25 गुना बढ़ गया है, 1.25 गुना बढ़ गया है, तो एक में 1.25 जुड़ के 2.25 हो गया है, इसलिए इसका आंसर 225 रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से लैंग्वेज पढ़िएगा, ठीक है। चलिए और 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। 21वां क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त को संकलित करती है और जारी करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीजेस एंड कंपाइल्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड इन इंडिया? NSO, CSO न्यू दिल्ली, NSSO या रिजर्व बैंक? तो अब आपको पता है कि पहले CSO अलग संस्था थी, NSSO अलग संस्था थी, लेकिन अब की इनको मिलाकर NSO बना दिया गया है। इसके बारे में अपन कुछ बातें करेंगे। तो अब NSO ही है और NSO ही फैमिली प्राइस इंडेक्स या कहें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाता है, ठीक है। तो NSO इसका आंसर है। कुछ भी जरूरी बातें सुन लेते हैं। वेल, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस
सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO मर्ज्ड ऑन मई 23 2019। तो 23 मई 2019 को इनको मर्ज कर दिया गया और एक नया संस्थान बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। द NSO इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये M मिनिस्ट्री है, O हमेशा MO ऑफ के लिए होता है, स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो ये है, पहले NSSO था लेकिन अब NSSO और CSO का मर्जर हो गया है और मर्जर होके NSO नाम की संस्था बनी है। ठीक है, ये मैंने एक प्रेस न्यूज़ निकाला है, तो उस प्रेस न्यूज़ से आपको पता लग जाएगा कि हाँ यही संस्था जारी करती है। ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे गया, वहाँ से ये PDF डाउनलोड किया। क्या कहता है, भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उसमें लिखा है देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO। उन्होंने प्रेस न्यूज़ दी है। उन्होंने ग्रामीण, शहरी और संयुक्त 2012 को आधार मान के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाले हैं। तो पूरी बात समझ में आती है। रूरल भी निकाला है, अर्बन भी निकाला है और कंबाइंड भी निकाला है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरल भी निकाला है और CFPI तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी निकाला है। पहले फरवरी 21 में 156.7 था, मतलब 100 के कंपैरिजन में 156.7 था। यानी इनकी बात माने तो 2012 से लेकर 2021 की फरवरी तक वस्तुओं में 56.7% की वृद्धि हुई है। यानी पहले जो वस्तु 100 में आ जाती थी वो 156 रुपये में आ रही है। ऐसा अंतर आया है लगभग 9 साल में। और फरवरी 21 और मार्च 21 मंथ टू मंथ इन्होंने निकाला है, तो इन्होंने इसे 156.7 पाया है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। फरवरी 21 में 156.5 था शहरी सूचकांक, ये मार्च 21 में बढ़ के 156.9 हो गया है। तो जो अंतर आया है वो है 0.4, और 0.4 के नीचे 156.5 रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.26% का बदलाव आया है पॉजिटिव, यानी महंगाई बढ़ी है। ओवरऑल पहले 156.6 था, अब 156.8 है, तो आपका 0.2 का बदलाव आया है। 0.2 डिवाइडेड बाई 156.6 करके कैलकुलेट करोगे तो 0.13% का बदलाव आया है। जस्ट मुझे बातें बतानी थी कि NSO इसमें मेन था और ये जारी करता है। डैश डैश इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो आप देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, P01 इंटू P10 बराबर 1, और इसको एक्सटेंड करें तो सर्कुलर टेस्ट में क्या होता है, सर्कुलर टेस्ट में यूँ होता है P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल टू 1। तो सर्कुलर टेस्ट क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही विस्तार है। इसमें हम 2 वर्षों पे टेस्ट को अप्लाई करते हैं, इसमें हम 3 वर्षों को अप्लाई करते हैं। अगर मैं एक बार और बोलने देखूं, A को आधार मान के जब आप B का इंडेक्स बनाते हो, फिर जब आप B को आधार मान के C का इंडेक्स कैलकुलेट करते हो, और फिर जब आप C को आधार मान के जब आप A का इंडेक्स कैलकुलेट करते हो, तो इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हुआ माना जाता है। ठीक है, वेल नेक्स्ट इज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले जाते हैं। जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस निकालता है, क्या वो पाशी के सूत्र से निकालता है, क्या वो फिशर के सूत्र से निकालता है, क्या वो मार्शल एजवर्थ से निकालता है? वो निकाला जाता है पारिवारिक बजट सूत्र से, फैमिली बजट मेथड। कि फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है सर, सिग्मा RW और डिवाइडेड बाय सिग्मा W। इस तरह से आपका फैमिली बजट मेथड से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाले जाते हैं। ठीक है, वेल अगला क्वेश्चन है, इफ़ द इंडेक्स ऑफ प्राइस इज एस्टिमेटेड टू बी 112 in 2024, it means that in comparison to the base year, prices in 2024 are higher by। एक बहुत सरल शब्दों में मैं बात करता हूँ कि अगर आपने इंडेक्स नंबर निकाला और वो 112 आया, तो ये क्या बताता है, 112 में सिंपली ये 100 से 12 ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी वस्तुएं
12% महंगी हो गई हैं। कभी मैं पूछूं इंडेक्स नंबर 125 क्या बताता है, तो ये 100 से 25 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपकी वस्तुएं 25% महंगी हो गई हैं। तो अगर आपने कीमतों का सूचकांक 112 पाया या 112 आपको लगता है हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी वस्तुएं 12% महंगी हो गई हैं, होंगी या हो जाएंगी। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन कहता है सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर। सुबह से हम पढ़े जा रहे हैं कि सर्कुलर टेस्ट को कोई संतुष्ट नहीं कर पाता, पर ऐसा नहीं है। सर्कुलर टेस्ट को एक तरीके से संतुष्ट किया जा सकता है अगर आप प्राइस रिलेटिव निकालें, और फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें। जैसे आपने समझो पहले वर्ष के प्राइस रिलेटिव निकाले, फिर दूसरे वर्ष के प्राइस रिलेटिव निकाले, और फिर तीसरे वर्ष के प्राइस रिलेटिव निकाले, और अगर अपन इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो आपका सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव, यानी प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के बाद अगर उनका सिंपल ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए तो फिर आपका सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। डी मिलता जुलता है पर इसमें अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन से बात नहीं बनेगी। और चैप्टर ख़त्म हो गया है। फिर भी एक बोनस MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये खैर आ गया था कि स्क्यूनेस, मीडियन, इंडेक्स नंबर को माना जाता है वायु दाबी मापक यंत्र, आर्थिक बैरोमीटर। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स की दुनिया में ये चैनल आपको बहुत काम आएगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, मानना आपके ऊपर है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे अवेलेबल हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पढ़ने पढ़ाने में यकीन रखते हों। थैंक यू।